हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, डिटर्मिनेंट की हमने डेफिनेशन के बारे में सीखा था और 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था। एक्सरसाइज 4.1 के हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और डिटर्मिनेंट की हमने एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। 3x3 के डिटर्मिनेंट निकालना भी हमने सीखा था। अब हम इस क्लास में एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कोलिनियरिटी के बारे में पढ़ेंगे, कोलिनियरिटी। और उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियरिटी, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 2 है हमारी डिटरमिनेंट की। जिन बच्चों ने क्लास 1 नहीं देखी है वो क्लास 1 को देख लें। ओके, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। और मान लो उन वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 है। तो आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल का एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल की अगर आपको वर्टिसेस गिवन है तो उस ट्रायंगल का एरिया आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद हम कैसे रखते हैं? 23, 31, 12 से इस फॉर्मूले को हम याद रखते हैं। ठीक है, 23 मतलब y2 माइनस y3, 31 मतलब y3 माइनस y1 और 12 मतलब y1 माइनस y2। तो 23, 31, 12 से इस फॉर्मूले को हम याद रखते हैं। और बाहर क्या होता है? x1, x2 एंड x3। x1, x2 एंड x3 बाहर होता है और अंदर 23, 31, 12। इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले को याद रखता हूं। तो इसके बाद ये जो फॉर्मूला था ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला था, लेकिन हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इस फॉर्मूले को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रीअरेंज कर दिया। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको रीअरेंज कर दिया। यहां पे लिखा x1, x2 एंड x3, यहां y1, y2 एंड y3 और यहां पे 1 1 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना दिया। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, किसके कॉलम 1 के अलाउंग करोगे, तो आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो, जब x1 आप लिखोगे तो इसको छोड़ोगे तो y2 माइनस y3 मिल जाएगा। सिमिलरली जब x2 को लोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, और x3 को लोगे तो ये मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रीअरेंज कर दिया। अब इस फॉर्मूले से हम डिटरमिनेंट किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर उसकी वर्टिसेस गिवन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पॉइंट दे रखे हैं 1 0, 6 0 एंड 4 3। ये आपको वर्टिसेस गिवन है। अब आप इस फॉर्मूले में इनको पुट कर दो और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, पुट करते हैं। x1 कितना है? 1, x2 6 और x3 4 है, y1 0 है, y2 0 है, y3 3 है, 1 1 1। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट को हम 6 तरीके से सिक्स मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। रो 1 के अलाउंग, रो 2 के अलाउंग, रो 3 के अलाउंग, ऐसी कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के अलाउंग हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है उससे आपका जल्दी निकल जाएगा, उससे आपका डिटरमिनेंट जल्दी हो जाए, क्योंकि ये जो दोनों तो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, आप देखो, चलो करके दिखाते हैं। जब आप इस जीरो को लोगे तो इसके अंदर वाली सारी चीजें जीरो हो जाएंगी। इस जीरो को लोगे तो इसके अंदर वाली सारी चीजें, इस 3 को लोगे तो 3 को लेने से ये छोड़ दोगे, ये छोड़ दोगे, तो क्या बचेगा? 1 1 6 1। ठीक है, तो जब आप 0 0 लोगे तो 0 0, इसको छोड़ दोगे तो क्या आ जाए? 6 1 4 3। फिर इस 0 को लोगे तो ये छोड़ दोगे, ये तो 1 1 4 1। ठीक है,
मैंने आपको बताया था डायगोनल एलिमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम नेगेटिव लेंगे और इस जीरो को भी हम नेगेटिव लेंगे। लेकिन ये दोनों टर्म तो आपके जीरो हो जाएंगे, तो इनको छोड़ दो। तो बस आपको इस टर्म को सॉल्व करना है। तो ये 1/2, 1 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 6। तो आप सब देख सकते हो -3 इंटू -5, तो 15/2 यूनिट स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हो कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, यूनिट स्क्वायर में होता है। मतलब किसी भी चीज का एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस पॉइंट्स को पुट कर देना है और एक्सपेंड कर लेना है। अगर आपको डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आता है तो आप इजीली एरिया निकाल लोगे। अगर नहीं आता है तो आप क्लास 1 देखो और वहां पे रिवाइज करो उसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको कोलिनियर प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, ये कोलिनियर है। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। देखो कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में। कोलिनियर का मतलब होता है अगर कोई भी 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, कितने भी पॉइंट है, अगर वो एक ही लाइन में है तो उसे कोलिनियर्स कहते हैं, कोलिनियर। ठीक है, तो अब एक बात आप बताओ, ये जो पॉइंट्स हैं ये तीनों कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में। जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो आप बताओ कि कितने ट्रायंगल बना सकते हो इन पॉइंट्स को लेकर। आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो, आप बताओ। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो इनको ज्वाइन करके आप एक ट्रायंगल बना सकते हो। लेकिन इनको ज्वाइन करके आप कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते। या मैं ऐसा कह सकता हूं, इनको ज्वाइन करके आप ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो जिसका एरिया 0। भाई आप ट्रायंगल नहीं बना सकते, इसका मीनिंग क्या है कि आप ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो जिसका एरिया 0। बात एक ही है, चाहे आप ये बोलो कि ट्रायंगल नहीं बनेगा या आप ये बोलो कि ट्रायंगल बनेगा विद एरिया 0, मतलब नहीं बनेगा इनडायरेक्टली। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनका एरिया हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चेक करना है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, पुट कर दो बस फॉर्मूले में। फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या होता है ट्रायंगल के एरिया, ट्रायंगल का एरिया होता है x1 y1 सॉरी x1 x2 एंड x3, y1 y2 y3, 1 1 1। पुट कर दो आप इन वैल्यूज को। तो x1 कितना है a, x2 कितना है b और x3 कितना है c। y1 b प्लस c, c प्लस a प्लस b, y1 y2 y3, 1 1 1। अब एक्सपेंड कर दो, किसी के अलोंग भी कर दो, क्योंकि यहाँ पे 0 तो है नहीं, किसी के भी अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले मान लो हम कॉलम 1 के अलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अलोंग कॉलम 1, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 कर रहे हैं। मान लो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 कर रहे हैं, तो कॉलम 1 को करेंगे तो क्या करेंगे, ए को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है, बी को नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये नॉन डायगोनल है, और सी को भी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये डायगोनल है। जब ए को लेंगे तो ए वाली रो और ए वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बात बचेगा क्या, c प्लस ए 1, a प्लस बी 1। फिर जब b को लेंगे तो b वाली रो और b वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, b प्लस सी 1, a प्लस बी 1। फिर जब आप c को लेंगे तो c वाली रो और c वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, c वाली रो c, b प्लस सी, c प्लस a 1 1। अब आप सॉल्व कर लो इसको, तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा a इंटू, ये हो जाएगा c प्लस a। अब यहां बीच में माइनस लगाओगे, माइनस की वजह से साइन चेंज हो है, तो माइनस a माइनस b, फिर माइनस b, b प्लस c माइनस a माइनस b, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस c, b प्लस c माइनस c माइनस a।
जो कैंसिल हो गए कर दो, सी से सी कैंसिल, और यहां बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी माइनस ए बी, यहां आ जाएगा बी सी प्लस ए बी, यहां पे आ जाएगा बी सी और माइनस ए सी। तो आप देख सकते हो ए सी से ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी, ए बी से ए बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या आ गया? जीरो आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका जीरो आ गया है। तो आप कह सकते हो कि ये पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका जीरो आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर हैं। मैंने आपको बताया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनसे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता। आप चेक कर सकते हो, कोई ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता इन तीनों पॉइंट से। तो कोई ट्रायंगल नहीं बना सकता, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कोलिनियर पॉइंट से ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं जिसका एरिया जीरो है, मतलब नहीं है, मतलब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या किया? एरिया निकाला, एरिया जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉइंट्स आपके कोलिनियर है। ओके, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 4 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, ये आपको एरिया दे रखा है, और आपको इसके वर्टिसेस दे रखे हैं। वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं? x1 y1 दिया हुआ है, k, 0, x2 y2 गिवन है 4, 0 एंड x3 y3 गिवन है 0, 2। ठीक है, तो आपको ये 3 पॉइंट्स या वर्टिसेस गिवन है और आपको एरिया भी गिवन है। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है x1 x2 x3, उसमें पुट कर लो या आप डिटरमिनेंट में पुट कर लो, मर्जी आपकी। मान लो हम डिटरमिनेंट में पुट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो क्या है? x1 y1 क्या है? k और 0, ये कितना? 4 0 0 2 और ये 1 1 1। एक्सपेंड कर दो तो आप देख सकते हो एक्सपेंशन किसके अलोंग इजी है? कॉलम 2 के अलोंग इजी है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम जीरोस हैं। तो क्या करेंगे? एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2। कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर लो। जब कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? आप देख सकते हो कि कॉलम 2 के अलोंग जब एक्सपेंड करो तो 0 लेने से कोई फायदा नहीं, इस 0 से भी कोई फायदा नहीं, और इस 2 को लेंगे। जब इस 2 को लेंगे तो इस 2 वाली रो, इस 2 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बची हुई चीजों को लिख लेंगे। अच्छा, इस 2 को कैसा लेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? इसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये डायगोनल पे नहीं है। या आप ऐसे देख सकते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -2 लेंगे, और वैसे भी ये डायगोनल पे नहीं है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा k - 4, और बाहर क्या है? माइनस है। ओके, अब देखो मॉडुलस जो है वो इस माइनस को हटा देगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा होता है? पॉजिटिव रहता है हमेशा, तो यहाँ पे हमने इसको हटा दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 4 यूनिट गिवन है। अब यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, 2 केस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। अब देखो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है, मॉडुलस हमेशा उसको पॉजिटिव बना देता है। तो अब आप एक बात बताओ कि ये k-4 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो हम आप कहोगे कि k-4 के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये अंदर वाली चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने एक केस लिया कि when k-4 is greater than 0, that is positive। जब k-4 पॉजिटिव होगा तो उस केस में ये मॉड कुछ नहीं करेगा, k-4 को k-4 ही रहने देगा। तो उस केस में आपका जो एरिया आ जाएगा वो 4 + 4 दैट इज k = 8 आ जाएगा। लेकिन दूसरे केस में जब k-4 नेगेटिव होगा, k-4 नेगेटिव होगा, तो जब k-4 नेगेटिव होगा तो ये मॉड क्या करेगा? उसके बाहर एक नेगेटिव लगा देगा, उसके बाहर एक नेगेटिव लगा देगा, जिससे कि रिजल्ट पॉजिटिव आए। जब k-4 <0 होगा, दैट इज नेगेटिव होगा,
तो के मॉडुलस उसके बाहर एक नेगेटिव लगा देगा। अब देखो k माइनस 4 नेगेटिव है, लेस देन 0 है, और बाहर एक नेगेटिव, तो ऑलरेडी ये मतलब फाइनली ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब देखो तो माइनस के प्लस 4 को इधर लाएंगे तो 4 माइनस 4 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो k की यहां पर 2 वैल्यूज पॉसिबल है, k की वैल्यू 8 भी पॉसिबल है और k की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया, कोलिनियरिटी पढ़ ली, अब आप पढ़ोगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे पढ़ेंगे। अब एक बात हमने अभी सीखी थी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है अगर, तो इनसे कोई भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, इनसे कोई भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, मतलब ऐसा ट्रायंगल बन पाएगा जिसका एरिया 0 होगा। तो आप कह सकते हो कि इन पॉइंट से एक भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, मतलब ऐसा ट्रायंगल बन पाएगा जिसका एरिया 0 होगा। अब आप एक बात जानते हो कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, और ये तीनों पॉइंट्स जब कोलिनियर है तो एक लाइन की इक्वेशन भी बनाते हैं, एक लाइन की इक्वेशन भी बनाते हैं। और आप जानते हो कि किसी भी लाइन की इक्वेशन में एक जनरल पॉइंट x, y लेते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में या किसी भी लाइन में, कोई भी लाइन हो, प्लेन हो, सब में एक जनरल पॉइंट लेते हैं, तभी उसकी एक इक्वेशन आती है। तो हमने लेट कर लिया कि ये जो पॉइंट 3 है इसको हमने जनरल पॉइंट लेट कर लिया, मतलब कोई भी एक पॉइंट है जो x, y है। तो जब आप इसको x, y लेट कर लोगे तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट x, y हो जाएगा। अब ये 1/2 इधर आके 0 हो जाएगा। तो यही होती है, इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन होती है ये। ठीक है, तो कोलिनियरिटी को यूज करके हम लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोलिनियरिटी में ट्रायंगल का एरिया 0 कर देते हैं, और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट को आपको जनरल पॉइंट अज्यूम करना पड़ता है, कोई भी जनरल पॉइंट। तो हमने x, y थर्ड पॉइंट को लेट कर लिया, आप किसी को भी लेट कर सकते हैं। अब आप जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं 1,2 एंड 3,6। तो 1,2 एंड 3,6 को यूज करके आपको लाइन की इक्वेशन बतानी, तो पुट कर दो 1, 2 एंड 3, 6 x, y 1, 1, 1। अब इसको आप एक्सपेंड कर लो, क्योंकि यहां पर कोई 0 तो है नहीं, तो आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मान लो हम रो 1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा, 6, 1, y 1। फिर इस -2 को लिखेंगे, इसको पॉजिटिव, फिर इसको नेगेटिव, फिर इसको पॉजिटिव लिखेंगे, तो y इसको लिखेंगे तो ये छोड़ देंगे, तो 3, 1 x 1, फिर इस 1 को पॉजिटिव, जब इसको छोड़ेंगे तो इसको 3, 6 x y इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 क्रॉस 2 को डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 6, 6 माइनस y, ये हो जाएगा -2 इंटू 3 माइनस x, ये हो जाएगा 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, देखो ये क्या आ जाए, 6 माइनस y माइनस 6x माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, 3y माइनस y 2y हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 6x 4x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो 2y इक्वल टू 4x और y इक्वल टू 2x। तो y इक्वल टू 2x और 2x माइनस y इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ए लाइन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन की इक्वेशन कर सकते हैं। देखो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आता है तो ये पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बस आपको पॉइंट्स पुट करने हैं, एक्सपेंड कर देना, एरिया निकल जाएगा। पॉइंट पुट करने हैं,
बस एक जनरल पॉइंट को याद रखना है, अगर लाइन की इक्वेशन चाहिए तो पॉइंट, एक पॉइंट को जनरल पॉइंट ले लेंगे, उसके बाद एक्सपेंड कर दोगे, एरिया आ जाएगा। मेनली क्या है, आपको एक्सपेंशन आना चाहिए, मतलब डिटरमिनेंट फाइंड आना चाहिए 3x3 का। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 4.3 हमने कर लिया। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करना है, वहां पर भी आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। अब देखो एक्सरसाइज 4.1 में आपको माइनर्स एक्सरसाइज 4.4 में आपको क्या करना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ने हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लेके चलते हैं और वहीं से हम माइनर्स समझेंगे। जैसे आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है 1 2 -4 0 3, आपको ये एक डिटरमिनेंट गिवन है और आपको इस डिटरमिनेंट का क्या फाइंड करना है, आपको इस डिटरमिनेंट का माइनर फाइंड करना है। माइनर इसका फाइंड करना है। तो देखो माइनर क्या होता है, माइनर को हम M11 M12 M21 M22 से रिप्रेजेंट करते हैं। M11 क्या है, M11 है माइनर ऑफ A11। ठीक है, M11 किसे कहते हैं, माइनर ऑफ A11 को कहते हैं। सिमिलरली माइनर ऑफ A12 को M12, A21 को M21 और A22 को M222 कहते हैं। ठीक है, तो माइनर ऑफ A11 A12 A21 A22। तो इससे आप कह सकते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ माइनर्स इन ए डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ माइनर्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आ जाते हैं कभी कभी कि एक मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है, 9 है, तो आपसे पूछेगा कितने माइनर्स होंगे, तो 9 माइनर्स होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ माइनर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होते हैं। A11 का भी एक माइनर होगा, A12 का भी, A21 का भी और एक 22 का भी, जिसे हम M11 M12 M21 M22 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो M11 का माइनर क्या होगा, जब M11 का माइनर निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा वही माइनर हो जाएगा। M12 का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा वही माइनर हो जाएगा। M21 क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो तो -4 हो जाएगा। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आपका माइनर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप माइनर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब साथ में इसी क्वेश्चन में हम कोफैक्टर्स भी समझते हैं। देखो अब कोफैक्टर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर्स को हम कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल 21 कैपिटल 22 इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो A11 किसका कोफैक्टर है, A11 का, स्मॉल A11 का, तो ये किसका कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर ऑफ A11, ये कोफैक्टर ऑफ A12। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 की पावर में i प्लस जे मतलब कौन सी रो का एलिमेंट है, कौन से कॉलम का एलिमेंट है, उसको पुट कर देंगे। जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो यहां पे 1 + 1 पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनर, अच्छा ये इंटू माइनर पुट कर दोगे तो आपको A11 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो -1 की पावर 1 + 1, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और M11 कितना है, 3 है, M11 3 है, तो आपका A11 3 आ जाएगा। फिर -1 की पावर 1 + 2 और M12, -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 होता है, -1 × -1 × -1। M12 कितना है, 0 है, तो 0 पुट कर दो। A21 या M21, सॉरी M21 कितना है, -4 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 की पावर 3 क्या होगा, -1। M21 कितना है, M21 -4 है, पुट कर दो, ये +4 आ जाएगा। फिर
-1 की पावर 2 + 2 और m22 -1 की पावर 2 + 2 क्या होगा +1 और m22 कितना है 2 है, तो ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने सीख गए आप। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 की पावर रो प्लस कॉलम कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर से। a11 निकालना है तो m11 से इंटू कर देंगे, a12 को m12 से, a21 को m21 से, a22 को m22 से। तो इस तरीके से आपको कोफैक्टर्स निकल जाएंगे। और कोफैक्टर्स को जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, कोफैक्टर को जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसे कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां पर कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, देखो a11 कितना आ गया है 3, a12 कितना आ गया है 0, a21 4, a22 2। तो इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट निकाल दो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट निकाल देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रांसपोज नहीं, अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल देते हो, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकाल देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ए मिल जाता है। और आप जानते हो कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो 3 0 को 0 3 में, और 4 2 को कॉलम में, मतलब फर्स्ट रो को कॉलम में और सेकंड रो को भी कॉलम में। यहां पे गलत लिख दिया मैंने, 3 0 को 3 0 मतलब रो को कॉलम में लिख दिया, इस रो को कॉलम में लिख दिया। तो इसी को आप कहते हैं एडजॉइंट ए। तो यहां पर आपने एडजॉइंट ए निकालना सीख लिया है। तो एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया। सबसे पहले हम माइनर्स निकालते हैं, उन माइनर्स को हम -1 टू दी पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। उन कोफैक्टर्स को हम एक कोफैक्टर मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं और उसका जब ट्रांसपोज निकाल देते हैं उसको एडजॉइंट ए कहते हैं। अब जब हमने इतना सीख ही लिया है तो अब हम ए इनवर्स भी सीख लेंगे। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ये जो मैट्रिक्स आपकी आई है एडजॉइंट ए, इस एडजॉइंट ए को आप मॉड ए से डिवाइड कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स निकल जाएगा। तो आप मॉड ए आपको निकालना आता ही है, मॉड ए कैसे निकालते हैं, 3 × 6 6, 0 × -4, तो ये 6 आ जाएगा मॉड ए। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को 3 4 0 2 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो यही आपका ए इनवर्स आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, माइनर्स पूछा गया था, तो ये हो गए आपके माइनर्स और ये हो गए आपके कोफैक्टर्स। यहीं तक इसको सॉल्व करना था, लेकिन हमने इस मैट्रिक्स का यूज करके एडजॉइंट ए और ए इनवर्स निकालना भी आपको सिखा दिया है। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसके एलिमेंट a11, a12, a21 और a22 हैं, अगर कोई मैट्रिक्स a11, a12, a21, a22 एलिमेंट वाली है तो उसके जो कोफैक्टर्स होंगे वो कैसे निकाले जाते हैं, कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू mij। मतलब जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, उस माइनर को, जिस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है उसके माइनर को अगर -1 टू दी पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 सब में आपको डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर माइनर निकालने हैं। आप सीख चुके होंगे कोफैक्टर माइनर निकालने। एक क्वेश्चन हम अभी और भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है जो a11, a12, a13, फिर a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है। ओके, अब आपको क्या निकालना है, इसका
डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसका आपको डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने आपको क्या सिखाया था, हमने सिखाया था कि जब रो वन के अलाउंग करते हैं तो क्या करते हैं, A11 को लिख लेंगे, फिर A11 को लिखने के बाद ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इसको लिख लेंगे। अब आप एक बात बताओ, जब हम A11 को लिखते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं, जब 812 को लिखते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं हम, देखो एक्चुअल रीजन वो नहीं था, एक्चुअल रीजन है ये, एक्चुअल रीजन ये होता है कि हम क्या करते हैं, जब भी डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, -1 की पावर i प्लस जे करते हैं, -1 की पावर i प्लस जे करते हैं, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एक एलिमेंट लिखते हैं और उसको उसके किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली ये प्रोसेस हम सारे एलिमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, इन सब के लिए हम अप्लाई करते हैं ये। जैसे अब हम मान लो रो वन के लिए कर रहे हैं, तो रो वन के लिए जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, -1 की पावर 1 + 1, और यहां क्या लिखेंगे, A11, फिर इनटू में लिखेंगे A11 यानी कि कोफैक्टर, यही तो करते थे, दिस इनटू दिस, फिर क्या करते थे, -1 की पावर 1 + 2। तो आप देख सकते हो -1 की पावर 1 + 2 क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम बीच वाले टर्म को नेगेटिव लेते थे, फिर यहां पे ये वाला टर्म लिखते थे नेगेटिव के साथ, नेगेटिव लेते थे और फिर ये टर्म लिखते थे, फिर हम इसको छोड़ के इसका क्या लिखते थे, कोफैक्टर लिखते थे, ठीक है, इसका कोफैक्टर लिखते थे। तो अच्छा, यहां पे कोफैक्टर, यहां पे माइनर लिखेंगे और ये दोनों मिलके, ये और ये मिलके कोफैक्टर बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा ना कोफैक्टर किसको कहते हैं, -1 की पावर i + j इंटू माइनर को कहते हैं। तो यहाँ पे माइनर आएगा M12 और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कोफैक्टर बनाएंगे। यहाँ पे A11 इंटू कैपिटल, ये इंटू ये क्या बनाएगा, आपका कोफैक्टर बनाएगा। सिमिलरली ये इंटू ये मिलके आपका कोफैक्टर बनाएगा, प्लस थर्ड वाला क्या होगा, -1 की पावर यहाँ पे आ जाए 1 + 3 इंटू A31, और यहाँ पे माइनर लिखेंगे A13 लिखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 + 3 और यहाँ पे माइनर ऑफ 1 3। तो आप देख सकते हो ये इंटू ये -1 पावर इंटू m मिलके क्या बनाता है, कोफैक्टर बनाता है। तो ये आपका कोफैक्टर आ जाएगा A13, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट को क्या लिख सकते हो, A11 इंटू ए कैपिटल A11। तो आप डिटर्मिनेंट को के अब इस तरीके से 6 फॉर्मूले बना सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला ठीक है ये पूछा है। तो आप एक बात बताओ, इसमें A11 है लेकिन फिर A11 के साथ A12 है, ये भी ठीक है, लेकिन स्मॉल a के साथ कैपिटल ए गलत दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में A11 ठीक है, लेकिन फिर A12 लिख दिया, फिर यहाँ A21 लिख दिया, गलत है। यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे उसी का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखेंगे, जो भी एलिमेंट लिखेंगे उसी का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखना है हमें। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है कि जो एलिमेंट लिखा है उसी का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखा है, फिर A21 लिखा है तो उसी का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखा हुआ है, फिर A31 लिखा हुआ है तो उसी का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो ये एक्सरसाइज 4.4 हमने खत्म कर ली है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 में हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा और 3x3 का डिटर्मिनेंट भी निकालना सीखा, और उसको दूसरे मेथड से भी सीखा, लेकिन ये मेथड अलग नहीं है, ये वही मेथड है। पहले हमने इसको शॉर्टकट में सीखा था, अब हमने एक्चुअल मेथड पढ़ा है। तो एक्चुअल मेथड में हमने क्या सीखा कि अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम किसी भी रो के एलिमेंट को लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलिमेंट इंटू कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, A31 तो A31। आप किसी के साथ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने A11 लिया है तो उसका कोफैक्टर, A12 लिया है तो उसका कोफैक्टर, A13 लिया है तो उसका कोफैक्टर, ऐसे आप किसी को भी लिख सकते हो, A13 और A13 का कोफैक्टर प्लस A23 का कोफैक्टर, A33 का कोफैक्टर। और याद रखना कोफैक्टर में आपको ध्यान रखना इंटू भी करना है -1 की पावर i + j से, किसको, माइनर को, तब आपका कोफैक्टर मिलेगा। तो अगर आपको माइनर समझ में आ गया तो माइनर को -1 पावर i + j से इंटू करके कोफैक्टर निकल जाएगा, और कोफैक्टर को
उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम कर दोगे किसी भी रो किसी भी कॉलम को उठा के, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, चलो अब देखो ये एक्सरसाइज 4.4 हमने कर ली है। एडजॉइंट भी निकालना हमने सीख लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में लास्ट पार्ट में हम एडजॉइंट निकालना सीखेंगे और एक दो क्वेश्चन हम उनका एप्लीकेशन पे बेस्ड 4.6 के करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।